जय हिंद दोस्तों, स्वागत आप सभी का आज के इस महत्वपूर्ण वीडियो सेशन में। आज हम सिंधु घाटी सभ्यता के सभी महत्वपूर्ण फैक्ट और कॉन्सेप्ट के ऊपर डिस्कस करेंगे। यह वीडियो सेशन आपके प्रत्येक एग्जाम के लिए अति महत्वपूर्ण साबित होगा और बहुत ही कम समय में आप सिंधु घाटी सभ्यता को रिवाइज कर पाएंगे। तो चलिए आज के इस वीडियो सेशन को स्टार्ट करते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को सिंधु नदी के आसपास बसे होने के कारण ही इसका नाम पड़ा है सिंधु घाटी सभ्यता। ये तो आपको बचपन से पता है, ठीक है, इसमें कोई नई बात नहीं है। साथ ही इस सभ्यता को हड़प्पा या हड़प्पियन सभ्यता के नाम से जानते हैं। इस सभ्यता को देखिए, सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य नाम हैं, क्या क्या है। एक तो हड़प्पा है, उसके बाद सरस्वती सभ्यता भी कहते हैं दोस्तों। देखिए इसका क्या क्या नाम है यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ। देखिए सिंधु घाटी सभ्यता तो है ही, साथ में हड़प्पा भी इसका नाम है। इसके साथ सरस्वती सभ्यता के नाम से भी इसको जानते हैं और इसी को कांस्य युगीन सभ्यता के नाम से भी जानते हैं, ठीक है। तो तीन नाम आपने जान लिया। एक नाम और है प्रथम नगरीकृत, ठीक है। क्या है दोस्तों? प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी प्रश्न बने तो यही है सिंधु घाटी सभ्यता। तो इतने नाम आपने जान लिए और आपको ये याद भी रखना है। और क्यों इनके नाम पड़े हुए हैं तो आपको पता है, यहाँ पे कांसे का सर्वप्रथम प्रयोग स्टार्ट हुआ और बहुतायत प्रयोग करते थे कांसे का, इसलिए कांस्य युगीन भी बोलते हैं। सरस्वती नदी किनारे 1400 जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थली हैं, लगभग 1400 इनकी खोज हुई है। 1100 के आसपास सरस्वती नदी के किनारे स्थल खोजे गए सिंधु घाटी सभ्यता के, इसलिए इसका सरस्वती सभ्यता के नाम से भी नाम फेमस है। जो हड़प्पा नाम है इसका, ठीक है। तो सर्वप्रथम जो सिंधु घाटी सभ्यता की मतलब खुदाई चल रही थी दोस्तों, तो दयाराम साहनी सर्वप्रथम हड़प्पा में ही इस सभ्यता की खोज करी थी, तो इसलिए इसको हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। और पहली बार ये नगरीकृत हुई थी, मतलब लोग नगर का विकास किए थे इस सभ्यता में, इसलिए इसको प्रथम नगरीकृत सभ्यता भी कहते हैं। इतनी बातें जानने के बाद आप थोड़ा सा खुश हो जाइए, वीडियो को लाइक वाइक कर लीजिए, ठीक है। अब यहाँ पे हम कुछ और जानते हैं। कई विद्वानों का मत है जो सिंधु सभ्यता है को हड़प्पा सभ्यता पुकारना ज़्यादा उचित है। अब क्यों उचित है? क्योंकि हड़प्पा इस सभ्यता का प्रमुख केंद्र है, ठीक है। ये बात आपको याद रखनी है। तो कुछ का मत है क्योंकि हड़प्पा की जो खोज है सर्वप्रथम की गई थी, अतः इसे हड़प्पा सभ्यता कहा जाए, ठीक है। खोज किसने की, कब की, ये भी प्रश्न बनता है। तो 1921 में। किसने की? 1921 में दोस्तों। 1921 ईस्वी की बात हो रही है, ठीक है। तो एक नाम है दयाराम साहनी जी का, ठीक है। तो दयाराम साहनी ने क्या किया था? हड़प्पा सभ्यता की खोज करी थी। कब की थी? 1921 ईस्वी में, याद रखेंगे। यहाँ पे देखें, सिंधु घाटी सभ्यता को अंग्रेजी भाषा में इंडस वैली सिविलाइजेशन के नाम से जानते हैं। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन बनता है। सिंधु सभ्यता अपने समय की सबसे आधुनिक और सुविकसित सभ्यता थी। यहाँ पे देख के भी आपको पता चल रहा होगा कितना बढ़िया यहाँ पे एक तरह से एक नहाने वाला व्यवस्था बना हुआ है ना। उसके बाद अगर हम बात करें, हड़प्पा सभ्यता के लोग बहुत ही सुनियोजित सुविकसित कस्बों में एवं नगरों में रहते थे। इसमें देखिए टीले बने हुए थे दोस्तों, पूर्वी टीला, पश्चिमी टीला। पश्चिमी टीले में माना जाता है पुरोहित वर्ग के लोग रहते थे, और जो पूर्वी टीला था, जैसे मान लीजिए यहाँ पे क्या था कि जो नगर था इनका डिवाइड था। जो पश्चिमी टीला है ये वाला, पश्चिमी वाला, यहाँ पे बड़े यानी कुलीन वर्ग के लोग रहते थे, और इधर जो है व्यावसायिक वर्ग रहता था, मजदूर वर्ग रहता था, ठीक है। तो ऐसी व्यवस्था भी सिंधु घाटी सभ्यता में प्रचलित थी। कहाँ पे कैसा था वो हम डिस्कस करते चलेंगे। जहाँ बड़े बड़े भवन, सभागार, स्नानागार, कारागार, कच्ची व पक्की ईंटों से बने घर, चौड़ी सड़कें, ये सभी हमें सिंधु घाटी सभ्यता में देखने को मिलती हैं, ठीक है। तो ये विशेषता है नगरीकृत होने का। साथ ही में अगर हम यहाँ पे देखें तो लोग हथियारों, आभूषणों, मूर्तियों और बर्तनों का निर्माण करना जानते थे। तो ये सभी साक्ष्य प्राप्त हुए हैं पुरातात्विक, इसलिए हम ये बात कह पा रहे हैं। इसके निर्माण में तांबे, चांदी और कांसे आदि का प्रयोग सर्वप्रथम किया गया था। ये भी याद रखना है कि सर्वप्रथम तांबे, चांदी और कांसे का प्रयोग और सोने का भी प्रयोग का साक्ष्य मिलता है। तो ये सिंधु घाटी सभ्यता से मिल जाता है। अब यहाँ पे हम एक एक करके समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे किसने क्या कहा है, किसने क्या कहा है, किसने काल निर्धारण किया है, किसने क्या बोला है, कब से कब तक था, यहाँ से प्रश्न बन रहा है। तो आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट एक चीज़ याद रखनी है, जो रेडियो कार्बन मेथड वाला है, ठीक है। आपसे प्रश्न बने सिंधु घाटी सभ्यता का जो समय काल है, ठीक है, वो क्या है? 2350 से 1750 ईसा पूर्व, ये रेडियो कार्बन मेथड वाला पूछा जाता है। इसके पहले एच हेरास महोदय ने कहा था कि जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये 6000 ईसा पूर्व की सभ्यता है, ठीक है। और जो माधव स्वरूप वत्स हैं ये 3500 से लेकर 2700 ईसा पूर्व बताते हैं। वहीं जॉन मार्शल महोदय का कहना है कि 3250 से स्टार्ट हुआ और 2750 ईसा पूर्व तक ये चला था। अर्नेस्ट मैके महोदय का नाम याद रखेंगे, ये भी पूछा जाता है। ये कहते हैं ये 2800 ईसा पूर्व से स्टार्ट हुआ और 2500 ईसा पूर्व तक चला था।
मार्टिमर व्हीलर का भी पूछा जाता है, तो ये 2500 से लेकर 1500 के ईसा पूर्व के आसपास का समय काल बताते हैं। तो सबसे इंपॉर्टेंट क्या क्या है आपको देखिए, एच हेरास महोदय का नहीं पूछा जाता है, आपको पूछा जाता है रेडियो कार्बन मेथड, अर्नेस्ट मैके का और जॉन मार्शल का। ये तीनों बहुत महत्वपूर्ण है, याद रखेंगे। रेडियो कार्बन मेथड 2350 से 1750, ठीक है, याद रहेगा आपको। और अर्नेस्ट मैके 2800 से लेकर 2500, जॉन मार्शल 3250 से 2750। बाकी आप याद रखेंगे, लेकिन इनके ऊपर ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिएगा, प्रश्न यहीं से बना हुआ है, ठीक है। आइए बात करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो के ऊपर, ठीक है। मोहनजोदड़ो से पहले हम डिस्कस कर लेते हैं हड़प्पा, ठीक है। और हड़प्पा को जानने के बाद ही हम मोहनजोदड़ो को जानें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा, क्योंकि सबसे पहले खुदाई किसकी हुई थी? तो दोस्तों सबसे पहले खुदाई हुई थी हड़प्पा की। तो वर्ष 1921 में हड़प्पा की खोज हुई थी। दयाराम साहनी के मतलब एक तरह से इनका योगदान था, और इनके सहायक कौन थे? माधो स्वरूप वत्स, ठीक है। तो अगर वर्तमान में पूछे हड़प्पा कहाँ पे है, तो दोस्तों पाकिस्तान के, ठीक है, पाकिस्तान का जो पंजाब वाला प्रांत है, पाकिस्तान के पंजाब वाले प्रांत में ये खोजा गया था, ठीक है। तो वर्तमान पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में हड़प्पा खोजा गया था, ये प्रश्न आपसे बन सकता है, ठीक है। और ये कहाँ पे है? पंजाब के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर ये खोजा गया था, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, पंजाब के मोंटेगोमरी जिले में रावी नदी के तट पर, पंजाब प्रांत है पाकिस्तान में, वहाँ पे जिला है मोंटेगोमरी, और वहाँ पे जो नदी तट है वो रावी है। तो ये भी प्रश्न पूछा गया है, हड़प्पा सभ्यता किस नदी के तट पर है? तो रावी नदी के तट पर। यहाँ पे क्या क्या मिला है? मुहरे मिले हुए हैं, सेलखड़ियाँ मिली हुई हैं, और कब्रिस्तान मिला हुआ है, मछुआरे का चित्र मिला है, अंकित बर्तन मिले हुए हैं, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियां मिली हुई हैं, धोती पहने एक मूर्ति मिली हुई है, कांसे का सिक्का मिला हुआ है, शंख से बना बैल मिला हुआ है, और अनाज भंडारण के कमरे जहां से जौ और गेहूं के मतलब साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कतार में बनी श्रमिक आवास मिली हुई है, ठीक है। ये सभी एविडेंस हड़प्पा से मिले हुए हैं। साथ साथ में दोस्तों यहाँ पे एक कांसे की इक्का गाड़ी भी मिली हुई है, ये भी याद रखेंगे। आपसे प्रश्न बने कि कांसे की इक्का गाड़ी का साक्ष्य कहाँ पे मिला हुआ है, तो कहाँ पे? हड़प्पा से, ठीक है। तो ये इतनी बातें आप याद रखते हैं तो एग्जाम में प्रश्न गलत नहीं होगा। मुहरे, कब्रिस्तान, मछुआरे का चित्र, अंकित बर्तन, बालू पत्थर की बनी 2 मूर्तियां, धोती पहने एक मूर्ति, कांसे का सिक्का, शंख से बना बैल, अनाज भंडारण के कमरे जहाँ पे गेहूं और जौ के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, कतार में बने श्रमिक आवास, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें आपने इसमें देख लिया, हड़प्पा में, ठीक है। अब हम आते हैं मोहनजोदड़ो के पास, ठीक है, क्योंकि जो पहले है भाई उसको पहले देखेंगे। आपसे प्रश्न ये भी बनता है कि सिंधु घाटी सभ्यता का प्रारूप स्थली कौन है, ठीक है। तो प्रारूप स्थली में हमेशा आप हड़प्पा ही मान के चलिएगा, क्योंकि सबसे पहले जिसका खोज होता है उसी को प्रारूप स्थली कहते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देख लीजिए मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, ठीक है। इसकी खुदाई वर्ष 1922 में स्टार्ट हुई, और इसका श्रेय जाता है राखलदास बनर्जी जी को। नाम याद रखेंगे, राखलदास बनर्जी, ठीक है। और मोहनजोदड़ो का अर्थ क्या होता है दोस्तों? तो मृतकों का टीला, प्रेतों का टीला, सिंधु का बाग, ये सभी ख्याति प्राप्त है मोहनजोदड़ो को, ठीक है। तो इतनी सारी मतलब विशेषता याद रखें। एक्चुअली इसका नाम क्या है? मृतकों का टीला या प्रेतों का टीला, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे कंकाल तंत्र मिले हुए हैं, और सबसे अधिक जो मतलब लोग निवास करते थे, लगभग 30,000, वो मोहनजोदड़ो में ही निवास करते थे। ये भी प्रश्न बना हुआ है, ठीक है। तो इतना इन्फॉर्मेशन मोहनजोदड़ो का अभी तक याद रखिए। यह सिंधु नदी के किनारे बसा हुआ है, ये भी आपको याद रखना है। ये वर्तमान पाकिस्तान का जो दोस्तों सिंध वाला प्रांत है, ठीक है, कौन सा? सिंध प्रांत में ये आपको मोहनजोदड़ो देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये जो पुरातात्विक स्थल है सिंध प्रांत पाकिस्तान में मिल जाएगा, ये भी प्रश्न बन चुका है। तो इतना इन्फॉर्मेशन आपको होना ही चाहिए, ठीक है। और यह सिंध पाकिस्तान के लरकाना जिले में मौजूद है। लरकाना जिला भी याद रख, जैसे हड़प्पा को मोंटेगोमरी याद रख लिया, वैसे आप मोहनजोदड़ो का लरकाना याद रखेंगे। आपसे प्रश्न बनता है जो सिंधु घाटी सभ्यता है ये किस आकृति में विकसित हुई थी? तो दोस्तों ये त्रिभुजाकार आकृति में विकसित हुई है, इस आकृति में, ठीक है। तो अभी कभी आप सर्कुलर या आप उसको वर्गाकार में नहीं आंकेंगे, ये कैसे में विकसित हुई है? त्रिभुजाकार में, ठीक है। तो ये इन्फॉर्मेशन आपको एकदम बिल्कुल जुबान पे होना ही चाहिए था, ठीक है। ऐसे विकसित हुई है। ये 1600 किलोमीटर का है, ये 1400 किलोमीटर का है।
ठीक है। तो ये दोनों इन्फॉर्मेशन आपको पता होना चाहिए। और साथ में यहाँ पे प्रश्न बनता है सबसे पूर्वी, सबसे पश्चिमी, सबसे दक्षिणी, ये प्रश्न बनता है कौन सिंधु घाटी सभ्यता की स्थली थी। तो दोस्तों सबसे जो पश्चिमी है वो है सुतका गेंडोर, नाम यहाँ पे लिखा हुआ है, मैं सिर्फ बोल दे रहा हूँ। जो सबसे दक्षिणी है वो है दैमाबाद। जो सबसे पूर्वी है वो है आपका आलमगीरपुर, जो आपको यूपी के मेरठ में देखने को मिलता है। जो सबसे उत्तरी है वो है आपका मांडा, जो जम्मू कश्मीर में देखने को मिलता है। ठीक है। तो ये देखें 1 2 3 4 ये लोकेशन आप याद रखेंगे और इनके नाम याद रखेंगे जहाँ से प्रश्न बन जाता है। ठीक है। अब मोहनजोदड़ो में क्या साक्ष्य मिले हैं उन्हें जान लीजिए। सूती कपड़े के अंश, महास्नानागार, पुरोहितों के आवास, सभागार, कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति, तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य, घोड़े के दांत, सेलखड़ी से बना बाट और चिमनी, साधु की मूर्ति आदि। ठीक है। ये सभी साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं दोस्तों? ये सभी यहाँ से मोहनजोदड़ो से मिलते हैं। सूती कपड़े के अंश मिल जाते हैं जिससे हमें पता चलता है कि कॉटन का प्रयोग स्टार्ट था। महास्नानागार मिलता है। ठीक है, ये भी याद रखना है। पुरोहितों के आवास कहाँ पे मिलते हैं? ये मिलते हैं पश्चिमी टीले में। सभागार भी मिलता है। कांसे से बनी नर्तकी की नग्न मूर्ति भी मिलती है। और यहाँ पे जो पश्चिमी टीला था जो इधर आप देख पा रहे हैं, ठीक है, ये पश्चिमी टीले में दोस्तों क्या होता था, जो मतलब एक तरह से पश्चिमी टीले में दोस्तों जो एक तरह से विद्यालय का भी साक्ष्य मिला है। ठीक है। तांबे का ढेर, पशुपति शिव का साक्ष्य। ठीक है। तो आपसे प्रश्न बनता है कि जो आद्य शिव हैं इनका साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुआ है? तो दोस्तों मोहनजोदड़ो से। यही पशुपति जो शिव हैं उन्हीं को आद्य शिव कह के एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। घोड़े के दांत के साक्ष्य भी मिले हैं, तो याद रखना है। सेलखड़ी से बना बाट भी मिला है, चिमनी मिला है, साधु की मूर्ति मिला है। इतने सारे साक्ष्य मिले हैं कहाँ से? मोहनजोदड़ो से। ठीक है। तो अब आते हैं हम कालीबंगा के ऊपर। कालीबंगा शब्द का अर्थ होता है काले रंग की चूड़ियाँ। इसकी खुदाई 1953 में अमलानंद घोष के द्वारा और बी के थापा द्वारा 1960 में करवाई गई थी। ठीक है। तो कालीबंगा राजस्थान का एक पुरातात्विक सिंधु घाटी सभ्यता का एक क्या है? पुरातात्विक स्थल है। इसका अर्थ हमने बता दिया, काले रंग की चूड़ियाँ। यह स्थल राजस्थान के गंगानगर जिले में घग्गर नदी के तट पर स्थित है। तो नाम याद रखें, किस नदी के तट पर? घग्गर नदी के तट पर। क्या? कालीबंगा। कहाँ पे? राजस्थान में। ठीक है। तो इतना आप याद रखेंगे। जिला क्या है? गंगानगर। यहाँ पे मिला क्या है? तो दोस्तों कच्ची ईंटें एवं अलंकृत ईंटों के साक्ष्य आपको कालीबंगा से मिलती हैं। कच्ची ईंटें और अलंकृत ईंटें। बेलनाकार मुहर मिले हैं यहाँ पे जो मेसोपोटामिया जैसे हैं। ठीक है। तो इससे पता चलता है, क्या पता चलता है कि हमारा भाई अंतर्राष्ट्रीय व्यापार भी था। ठीक है। आपको एक चीज़ बता दूं, सिंधु घाटी सभ्यता का जो अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में एक तरह से बैलेंस ऑफ पेमेंट था, भुगतान संतुलन, वो हमेशा सकारात्मक था, क्योंकि हम लोग बहुतायत बेचते थे, खरीदते कम थे। ठीक है। इस समय तो चाइना आगे है। मेसोपोटामिया खेती के साक्ष्य, जुते हुए खेत। जैसे आपसे प्रश्न बनता है जुते हुए खेत के साक्ष्य कहाँ पे मिले हैं? तो दोस्तों कालीबंगा में। ठीक है। जहाँ कालीबंगा से दूर सरसों की फसल और नज़दीक पर चने की फसल बोई जाती थी, तो आपको सरसों और चने के फसल के साक्ष्य पूछे जाएंगे तो आप कालीबंगा ही याद रखेंगे। लकड़ी के बने पाइप भी यहाँ से मिल गए हैं, तो ये सारी विशेषता कालीबंगा की हो जाती है। शल्य चिकित्सा का भी साक्ष्य मिलता है दोस्तों। एक बच्चे की खोपड़ी में ऐसे 6 छेद किए गए हैं। ठीक है। तो इसको शल्य चिकित्सा का साक्ष्य भी कहा गया है, तो याद रख लेंगे। हड़प्पा के बारे में हमने जान लिया है, यहाँ की विशेषता भी देख ली है। बात करेंगे चान्हो दड़ो को। तो दोस्तों इसकी खोज 1931 में एन.जी. मजूमदार ने की थी। किसने? एन.जी. मजूमदार ने। कब? 1931 में। ठीक है। अब जिसे पुरातत्वविद मैके ने 1935 में आगे बढ़ाया। ठीक है। तो एन.जी. मजूमदार ने 1931 में चान्हो दड़ो की खोज तो की। कहाँ पे? पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। ठीक है। लेकिन इस काम को आगे किसने बढ़ाया? पुरातात्विकविद मैके ने 1935 में इसको आगे बढ़ाया। ठीक है। और ये सिंध, मैंने आपको बताया ना, सिंध के पाकिस्तान में ये स्थित है चान्हो दड़ो। अब यहाँ पे बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ें मिली हैं। ठीक है। वो इंटरेस्टिंग क्यों है वो आप अभी समझेंगे। देखिए, वक्राकार ईंटे के साक्ष्य, यह एकमात्र स्थल है जहाँ पे वक्राकार ईंटे के साक्ष्य मिले हैं। ठीक है। बिल्ली का पीछा करते हुए कुत्ते का साक्ष्य, मतलब एक वक्राकार ईंटा है और उसी पे बिल्ली के भी पैरों के पंजे और कुत्ते के भी पैरों के पंजे के साक्ष्य मिले हैं, तो ये भी प्रश्न बनता है। और मनके के कारखाने यहाँ पे बनते थे। सजने संवरने या लाली लिपस्टिक के साक्ष्य भी कहाँ से मिल जाते हैं? चान्हो दड़ो से। ठीक है। चान्हो दड़ो ना होता तो फिर क्या होता?
तो ये चीज़ याद रखेंगे, मतलब सौंदर्य प्रसाधन करके पूछ लेता है कभी कभार, तो याद रखेंगे चान्हू दड़ों से। ठीक है, तो इतनी बातें याद रखने के बाद आते हैं हम बनावली में। ठीक है, बनवाली, तो बनवाली दोस्तों इसकी खोज 1973 में हुई थी। किसने करी थी? R.S. बिस्ट ने इसकी खोज करी थी, और ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। इतना तो आपको याद हो गया। ठीक है, ये हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है बनवाली। अब इसकी विशेषता क्या है, वहाँ से प्रश्न बनता है। तांबे का बना वड़ाग्र एवं कुल्हाड़ी यहाँ से मिला हुआ है, बहुत इंपॉर्टेंट। ठीक है, तो तांबे का बना वड़ाग्र या तो कुल्हाड़ी याद रखेंगे। हल की आकृति का खिलौना, तो हल की जो आकृति का खिलौना बना है ये टेराकोट्टा से बना हुआ है। ठीक है, तो दोस्तों ये पूछा जाता है कि मिट्टी का हल का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों ये टेराकोटा एक प्रकार की मिट्टी है। ठीक है, तो इसके साक्ष्य आपको कहाँ से मिलते हैं? बनवाली से, तो याद रखेंगे। पत्थर व ईंट के मकान कहाँ पे मिलते हैं? दोस्तों ये भी आपको बनवाली में मिलते हैं। उन्नत किस्म की जौ मिलती है, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान मिलते हैं। लेकिन एक यहाँ की मतलब गलत विशेषता मतलब क्या है, यहाँ पे दोस्तों जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बहुत बेकार था। ठीक है, तो याद रखेंगे बनवाली का जो ड्रेनेज सिस्टम था वो बेकार था, बाकी चीज़ें मस्त हैं। ठीक है, पत्थर व ईंट के मकान हैं, उन्नत किस्म के जौ हैं, सड़कों पर बैलगाड़ी के निशान हैं। ठीक है, तो ये सभी साक्ष्य मिलते हैं बनवाली से। अब हम बात करें लोथल का, तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्लेस है। इसकी खोज 1957 में रंगनाथ राव द्वारा की गई थी। तो आपसे प्रश्न बनता है लोथल की खोज कहाँ पे की गई, किसने की? तो रंगनाथ राव ने की। कब की? 1957 में की। ठीक है, और लोथल है कहाँ पे? तो गुजरात के अहमदाबाद ज़िले में है। कौन सी नदी के किनारे है? तो दोस्तों भोगवा नदी के तट पर है। तो ये सभी बातें महत्वपूर्ण हो जाती हैं लोथल के बारे में। ठीक है, अब लोथल का जो मतलब यहाँ पे मिला क्या है भाई, कुछ तो मिला होगा। तो यहाँ पे अग्नि वेदिका मिली, यानी कि अग्नि कुंड मिला है। ठीक है, यज्ञ करने वाला। पक्की मिट्टी से बना हुआ मतलब नाव का एक नमूना मिला हुआ है, तो ये भी याद रखेंगे। जहाज बनाने के स्थल प्राप्त हुए। तो दोस्तों यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट बात इसकी यही है कि सिंधु घाटी सभ्यता में डॉकयार्ड का एविडेंस या तो फिर कह लें बंदरगाह का साक्ष्य कहाँ से मिलता है, तो दोस्तों ये लोथल से मिलता है। ठीक है, तो ये सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न बनता है। चावल के दाने, फारस की मतलब एक तरह से मुहर। ठीक है, फारस की मुहर क्या थी, तो दोस्तों एक राक्षस वाला मुहर था। ठीक है, दो मुहर राक्षस वाला मुहर था। तो ये कहाँ से मिला है, तो लोथल से मिला है। इससे पता चलता है यहाँ पे अगर हम समझे जो हमारा गुजरात वाला पोर्शन है। ठीक है, और यहाँ पे आपको क्या देखने को मिलता है? फारस की खाड़ी, ये हो गई आपकी फारस की खाड़ी, हो गई आपकी लाल सागर। ठीक है, तो अगर हम बात करें ये फारस की खाड़ी में, तो यहाँ फारसी जो सिक्के थे दो मुहा राक्षस के थे। तो इसके साक्ष्य हमारे गुजरात के मतलब एक तरह से जो हमारा लोकेशन है लोथल, वहाँ से भी मिलते हैं। तो इससे पता चलता है कि इन दोनों के बीच में क्या था? व्यापारिक संबंध था। ठीक है, तो भाई था ही, है ना। तो फारस की मुहर, हाथी दांत, और वहीं पे दोस्तों मम्मी का मॉडल भी मिला हुआ है। इससे पता चलता है कि मिस्र के साथ भी भाई लोथल का अपना था व्यापार। ठीक है, तो फारस की मुहर, हाथी दांत का स्केल, घोड़े की लघु मृड़ मूर्ति, मम्मी की आकृति, जैसे मैंने बताया ना कि मिस्र के लोगों से मैचिंग मैचिंग, है ना। तो वहाँ पे भी लोग मम्मी बनाते हैं, तो यहाँ पे भी मम्मी मम्मी की आकृति मिली है। चक्की, अनाज पीसने के लिए चक्की मिली है। चालाक लोमड़ी की कहानी के सबूत आदि मिले हैं। तो ये सभी विशेषता है आपके लोथल की। ठीक है, तो लोथल के बारे में इतना याद रखेंगे। अब हम बात करते हैं आलमगीरपुर के। तो इसकी खुदाई वर्ष 1958 में यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा करवाई गई थी। किनके द्वारा दोस्तों? यज्ञदत्त शर्मा के द्वारा। यह स्थल उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में हिंडन नदी के तट पर स्थित है। तो दोस्तों याद रखेंगे आलमगीरपुर हिंडन नदी के तट पर उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले में, और 1958 में यज्ञदत्त शर्मा द्वारा क्या करवाई गई थी? इसकी खुदाई। ठीक है, रोपड़, तो दोस्तों रोपड़ के बारे में जान लें। खुदाई वर्ष 1953 में स्टार्ट हुआ। ठीक है, अब हम बात करते हैं यज्ञदत्त शर्मा का विशेषता। तो यज्ञदत्त शर्मा ने क्या किया? इसकी खुदाई करवाया। किसका? रोपड़ का। ठीक है, और यह स्थल पंजाब राज्य से में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तो ये भी याद रखना है कि जो आपका रोपड़ है ये पंजाब राज्य में सतलुज नदी के तट पर स्थित है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। ठीक है, यहाँ से रोपड़ से प्राप्त साक्ष्य क्या है? तो रोपड़ से तांबे की कुल्हाड़ी मिली है,
आदमी और कुत्ते की एक साथ दफनाने का साक्ष्य भी मिला है। तो दोस्तों अगर आपसे प्रश्न बने कि सिंधु घाटी सभ्यता में निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव के साथ कुत्ते दफनाने के साक्ष्य मिले हैं, तो दोस्तों ये रोपड़ का कौन सा स्थान है? दोस्तों रोपड़ ही है, ठीक है। तो यहाँ पे आदमी और कुत्ते को एक साथ कब्र में दफनाने के साक्ष्य मिले हैं। और हमने देखा था मध्य पाषाण काल में हमने देखा था, क्या देखा था बताएं? मध्य पाषाण काल में भी हमने एक चीज़ देखी थी कि आदमी और कुत्ते को एक साथ दफनाया गया था। कहाँ पे? बुर्जहोम में, ठीक है। बुर्जहोम मतलब जन्म स्थान, ये चीज़ मैंने आपको डिस्कस करी थी। अब हम बात करेंगे अगले पेज पे, सुरकोतड़ा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि घोड़े का जबड़े का साक्ष्य या घोड़े का साक्ष्य कहाँ से मिलता है? तो दोस्तों ये है सुरकोतड़ा, ठीक है। इसकी खुदाई 1964 में जगपत जोशी के द्वारा स्टार्ट करवाई गई थी। याद रखेंगे 1964 में जगपत जोशी के द्वारा सुरकोतड़ा की खुदाई कराई गई थी। यह स्थल गुजरात राज्य के कच्छ नामक स्थान पर स्थित है। ये तो आपको पता चल गया, घोड़े का एविडेंस भी मिला है, ये भी आपको पता चलना चाहिए। यहाँ पे देखें घोड़े की हड्डियाँ, अनूठी प्रकार की कब्रगाह, ये सभी इंपॉर्टेंट है और आपको याद रखना है। सुतका गेंडोर, तो दोस्तों इसकी खोज 1927 में ऑरेल स्टाइन के द्वारा करवाई गई थी। तो इम्पोर्टेंट है नाम, ऑरेल स्टाइन सुतका गेंडोर के खोजकर्ता हैं, ठीक है। और यह स्थल बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है, ठीक है। तो इतनी बातें याद रखनी है कि जो सुतका गेंडोर है ये बलूचिस्तान में दास्क नदी के तट पर स्थित है। प्राप्त साक्ष्य क्या क्या हैं यहाँ पे दोस्तों? मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से भरा बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियाँ, ये सभी यहाँ से साक्ष्य मिले। कहाँ से? सुतका गेंडोर से, ठीक है। तो मिट्टी की बनी चूड़ियाँ, राख से बना बर्तन, तांबे की कुल्हाड़ी, मनुष्य की हड्डियाँ, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें याद रखनी है सुतका गेंडोर के बारे में। चलिए बात करते हैं धौलावीरा। धौलावीरा जो साइट है इसकी विशेषता क्या है, इसके ऊपर बात कर लेते हैं। इसकी खोज 1967 में जगपत जोशी जी द्वारा किया गया था, परंतु इसकी जो व्यापक खुदाई है वो रविंद्र सिंह बिष्ट के द्वारा किया गया था। दोनों इंपॉर्टेंट नेम है। खोज 1967 में जगपत जोशी द्वारा। और इसकी जो सबसे बड़ी विशेषता है जो एग्जाम में पूछा जाता है, वो आपसे पूछा जाता है कि निम्नलिखित में से किस सिंधु घाटी सभ्यता स्थली की जो सबसे बढ़िया वाटर मैनेजमेंट फैसिलिटी थी, ठीक है। तो सबसे बढ़िया जल प्रबंधन व्यवस्था दोस्तों धौलावीरा का था। यही प्रश्न पूछा जाता है, यही आपको याद रखना है। यह गुजरात राज्य के कच्छ जिले में है और मानहा और मानसर नदियों के बीच में ये स्थित है, ठीक है। तो ये याद रखना है। यह पहला ऐसा नगर है जो 3 भागों में बटा हुआ है दोस्तों, दुर्ग भाग, मध्यम भाग और निचला भाग। इसमें मध्यम भाग में दोस्तों स्टेडियम के भी साक्ष्य मिले हैं, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ठीक है। अब यहाँ पे देख लें जो साक्ष्य है, यहाँ पे देखिए दुर्ग भाग और मध्य भाग के बीच में भव्य इमारत के अवशेष चारों दर्शकों के बैठने के लिए बनाई गई हैं। तो अभी मैंने आपको बताया है ना स्टेडियम, तो दर्शकों को बैठने के लिए कहाँ पे ऐसी व्यवस्थाएं होंगी? तो सीढ़ी नुमा संरचना, सूचना पट और विभिन्न प्रकार के जलाशय यहाँ से प्राप्त हुए हैं। तो मैंने जैसे पहले बताया वो इन्फॉर्मेशन आपको याद रखनी है। तो चले अब हम थोड़ा सा सिंधु सभ्यता की भक्ति व पूजा अर्चना के ऊपर बात कर लेते हैं। क्या ये लोग भक्ति में विश्वास रखते थे? अगर रखते थे तो किसको प्रीफर करते थे? तो दोस्तों इस सभ्यता के लोग शिव की पूजा करते थे, ठीक है। और शिव का जो शिकारी स्वरूप था जिसको किरात कहते थे, नर्तक स्वरूप में, धनुर्धर और नागधारी स्वरूप में ये उनको पूजते थे, ठीक है। तो याद रखेंगे मातृ देवी, देवी के सौम्य और रुद्र रूप की पूजा करते थे, ये भी आपको याद रखना है। लेकिन ऐसा नहीं है यहाँ पे कोई विशेष धर्म विकसित नहीं हुआ था, बस ये क्या करते थे प्रकृति के मतलब एक तरह से पूजन के रूप में ये सारी चीज़ें ये लोग पूजते थे। यहाँ पे अगर हम बात करें, पृथ्वी एक मूर्ति में स्त्री के गर्भ में पौधा निकलता दिखाया गया है, ठीक है, और जो कि अवश्य ही पृथ्वी का स्वरूप है। तो यहाँ पे पृथ्वी को पूजा जा रहा है, ठीक है। और यहाँ पे स्त्री स्वरूप गर्भ से एक पौधा निकलता दिखाया गया है जो कि पृथ्वी यानी कि धरती माता की एक तरह से उसमें मतलब कल्पना की जा सकती है, ठीक है। प्रजनन शक्ति की पूजा की जाती थी, ठीक है, लिंग की पूजा की जाती थी। वृक्ष पीपल और बबूल, ठीक है, तो वृक्षों में पीपल और बबूल की पूजा, पशु कुबड़ वाला जो सांड होता है और जो वृषभ होता है उसकी पूजा करते थे। नाग तथा अग्नि की पूजा भी ये लोग करते थे, ठीक है। तो ये सिंधु सभ्यता के भक्ति व पूजा अर्चना की विशेषता है। तो ऐसा प्रश्न बने तो आपको याद रखना है। सिंधु सभ्यता में प्रयोग होने वाली जो माप तौल है उसके साधन क्या थे? तो दोस्तों लोथल में हाथी दांत, अभी मैंने आपको बताया था कि हाथी दांत का पैमाना कहाँ पे मिला है? लोथल में, ठीक है। तो यह एक पैमाना प्राप्त हुआ था
मोहनजोदड़ो से सेलखड़ी तथा सीप का बना हुआ बाट, जैसे किलो होता है ना, तो किलो के साथ किलो को ही तो बाट बोलते हैं ना, तो बाट किसके मिले हैं? सेलखड़ी और सीप का, ठीक है। और माप तौल के यंत्र भी यहाँ पे प्राप्त हुए हैं। इससे मतलब सिंधु सभ्यता की एक प्रमुख विशेषता झलकती है, जिसमें पाया जाता है कि सिंधु सभ्यता के लोग माप तौल की इकाइयों से चित परिचित थे। तो ये आपको पता चल गया, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करेंगे जो सिंधु सभ्यता है उसमें प्रयोग की गई जो धातुएं हैं वो क्या क्या हैं। तो दोस्तों यहाँ पे तांबा, सोना, चांदी, सीसा, टीन, इन धातुओं का प्रयोग ये लोग करते थे मुख्यतः। तो दोस्तों चांदी विशेष कर पूछा जाता है, तो हड़प्पा के साइट पे चांदी का मतलब एक तरह से साक्ष्य प्राप्त हुआ है, तो आप याद रखेंगे। कुछ पुरातत्वविदों द्वारा माना जाता है कि जो पहली बार चांदी का प्रयोग है वो सिंधु सभ्यता में ही किया गया था, ठीक है। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। सबसे अधिक तांबे का प्रयोग भी किसमें किया गया था? सिंधु घाटी सभ्यता में, ठीक है। तो ये भी याद रखना है। और कांसे का भी प्रयोग किया गया था, इसमें कांस्ययुगीन सभ्यता है। यहाँ पे हम सिंधु सभ्यता में जो परिवहन व्यवस्था थी उसके ऊपर बात करेंगे। लोथल में पक्की मिट्टी की नाव, ठीक है, पक्की मिट्टी की नाव मिली है कहाँ से? लोथल में। मोहनजोदड़ो से प्राप्त मुहरों में नाव के प्रयोग से यह प्रमाणित होता है कि जल मार्ग पर नाव या जहाज का प्रयोग किया जाता था। तो कितनी अच्छी बात है। और मैंने आपको बताया था लोथल की सबसे प्रमुख विशेषता यही है कि वहाँ पे डॉकयार्ड मिला है, ठीक है। डॉकयार्ड बोले तो जहाँ पे ला के नाव खड़ा करते थे, ठीक है। और जिसका प्रमाण नदियों के किनारे बसे लोथल, रंगपुर, बालाकोट, सुतकाको आदि प्रमुख बंदरगाह नगर भी हैं। लेकिन सबसे प्रमुख क्या है? लोथल, ठीक है। तो रंगपुर में भी, बालाकोट में भी, सुतकाको में भी ये प्रमुख बंदरगाह नगर थे, लेकिन सबसे बढ़िया फेमस जो है वो लोथल ही है, ठीक है, अपने डॉकयार्ड के लिए। यहाँ पे अगर हम बात करें सिंधु सभ्यता का जो पतन हुआ वो कैसे हुआ, तो दोस्तों अलग अलग लोगों का अलग अलग मत है, लेकिन यहाँ पे हमें एग्जाम के दृष्टिकोण से जो जरूरी है वो देखना है। तो सिंधु सभ्यता के पतन के मतलब कोई एक कारण नहीं है, ये तो मैंने आपको स्पष्ट कर दिया। इस सभ्यता के पतन के पीछे कई कारण माने जाते हैं, क्योंकि सभ्यता काफ़ी विस्तृत क्षेत्र में फैली हुई थी, तो जाहिर सी बात है अलग अलग तरीके से समाप्त होनी थी। इसमें किसी एक कारण या आपदा से इसका ह्रास होना संभव नहीं है, अतः अलग अलग नागरिकों के विनाश के पीछे संभवतः अलग अलग कारण रहे हैं, ठीक है। तो अलग अलग लोगों ने अलग अलग बातें कही हैं, तो वो हम टेस्ट सीरीज वाले सेशन में कर लेंगे। अब मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगती है, पसंद आती है, तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करके हमसे ज़रूर जुड़ें। थैंक यू वेरी मच।